बात वर्ष 1942 की है। तारीख था 8 अगस्त। सूरज अस्त होने की ओर बढ़ चला था। अरब सागर की लहरों को छूकर आ रही मंद मंद ठंडी हवा दिन की तपिश में झुलसे लोगों के लिए सुकून देने लगा था। अंग्रेजों की गुलामी से ऊब चुके भारत के लाखों लोगों की जुटान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हो चुकी थी। सभी को इंतजार था अपने नेता का, उनसे मिलने वाला एक स्पष्ट निर्देश का। सूरज के अस्त होते ही उम्मीदों से लबरेज 73 साल का एक बूढ़ा शरीर पर धोती लपेटे स्टेज पर खड़ा होता है। उसकी आभा ऐसी थी कि चहुओर खामोशी पसरती चली गई। दुबला पतला और जर्जर हो चुकी काया एक छोटी लाठी के सहारे स्टेज पर खड़ा होते ही बुजुर्ग ने चेतावनी भरे लहजे में अपने हाथ को हवा में लहराया और उसके मुंह से बड़वसी 2 अल्फाज निकल पड़े, भारत छोड़ो। जी हां, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। कहते हैं कि यही 2 शब्द आगे इतिहास में दर्ज होने वाला था, हुआ भी। इस 2 शब्द ने लोगों में नई जान फूंक दी। लोग एक साथ उछल पड़े। भीड़ से आवाज आई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यही वह शंखनाद था जिसने ब्रिटानिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। मुंबई के फिजा में भारत छोड़ो का नारा इस कदर गूंजा कि अंग्रेज अधिकारी भी सहम गए। कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी इतने डर गए कि रात होने से पहले ही उस बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। जानते हैं वह बुजुर्ग कौन था? जी हां, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी थे। भारत के लोग प्यार से उनको महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होते ही आंदोलन और भड़क गया। मुंबई की टैंक मैदान की यह गूंज देखते ही देखते संपूर्ण भारत में फैलते चली गई। अगले ही रोज यानी 9 अगस्त की अहले सुबह अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च हो चुका था। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन की बहुत ही दिलचस्प और सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसको देख पाएंगे। यदि आप अभी तक केकेएन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले केकेएन लाइव को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं बल्कि भारत में ब्रिटानी साम्राज्य के अंतिम अध्याय शुरू होने की पूरी दास्तान है। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत की आजादी से पहले का सबसे बड़ा आंदोलन भी माना जाता है। लाखों भारतीय इस आंदोलन में कूद पड़े थे। कैदियों से जेल भरने लगा था। इस आंदोलन की तासीर में ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई। भारत छोड़ो आंदोलन महज एक संयोग नहीं था बल्कि सोची समझी रणनीति का एक संपूर्ण प्रयोग था। अब आपको पूरी कहानी बताता हूं। इसकी शुरुआत वर्धा से होती है। दरअसल वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई थी। उसी बैठक में निर्णय हुआ था कि अंग्रेज को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए और भारत का शासन भारतवासियों के हाथ में सौंप देना चाहिए। वर्धा की बैठक के करीब 3 सप्ताह बाद यानी 7 अगस्त को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की दूसरी बैठक होती है। यह बैठक 2 रोज तक चली। खूब विचार मंथन हुआ। इसी बैठक के दूसरे दिन यानी 8 अगस्त को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था। आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक बैठक शाम के 6 बजे शुरू हुई थी और रात 10 बजे तक चली। बहुत कम लोगों को मालूम है कि बैठक के दूसरे रोज सिर्फ 4 नेताओं ने ही भाषण दिया था। सबसे पहला भाषण मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिया था। वो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को पढ़ा।
इसके बाद सरदार पटेल ने भाषण दिया और इसके बाद नेहरू के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। चौथा और अंतिम भाषण महात्मा गांधी का हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आपको एक दिलचस्प जानकारी दे देते हैं। दरअसल महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का जो नारा दिया था, इसकी पृष्ठभूमि बड़ा ही दिलचस्प है। इस स्लोगन को बनाने में करीब 1 सप्ताह से भी अधिक का समय लगा था। तय हुआ कि अंग्रेजों को दी जाने वाली अंतिम चेतावनी मात्र 2 शब्दों में और जोश से लबरेज होना चाहिए। मुंबई के मेयर को स्लोगन बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। मेयर साहब ने अपने सुझाव में गेट आउट का स्लोगन दिया। यह महात्मा गांधी को पसंद नहीं था। गांधी जी का मानना था कि गेट आउट इसमें बदतमीजी के भाव मिश्रित है, लिहाजा इसको महात्मा गांधी ने खारिज कर दिया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 नाम सुझाए। पहला था रिट्रीट इंडिया और दूसरा था विड्रीव इंडिया। गांधी जी को सरदार पटेल का यह सुझाव भी पसंद नहीं आया। उन दिनों कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, मोहम्मद यूसुफ मेहर अली। कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया था। महात्मा गांधी को यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। यहां आपको एक बात और बता दें, इससे पहले जब साइमन आयोग के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था। महात्मा गांधी आजादी की इस अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। दूसरी ओर इस आंदोलन में भारत के आम लोग भी जुड़ते चले गए। कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की तीव्रता को देखकर अंग्रेज अधिकारी घबरा गए थे। इसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहला गिरफ्तारी तो महात्मा गांधी की हो गई। इसके तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गिरफ्तार कर लिए गए। कैद के दौरान अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को पुणे के आगा खान महल में रखा था। अन्य नेताओं के देश के अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कई नेता भूमिगत हो गए और भेष बदलकर भारत छोड़ो आंदोलन को धार देने में लग गए। आजादी की लड़ाई में भूमिगत होने वाले कई वीर जाबाजों की कहानी दिल को झकझोर देने वाली, यह बहुत ही दिलचस्प वाकया है। कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था और अधिकांश नेता जेल में बंद हो चुके थे। तब गुरुजी ने आंदोलन का कमान अपने हाथों में ले लिया। गुरुजी यानी पांडुरंग सदाशिव साने उन दिनों गुरुजी की अम्मानेर में रहते थे। जैसे ही उनको मालूम हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के अधिकांश नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, गुरुजी ने भेष बदलकर खानदेश होते हुए सतारा पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ गुप्त रणनीति पर काम शुरू कर दिया। गुरुजी इस दौरान मुंबई में रसोइया का काम करने लगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। आंदोलन में शामिल भूमिगत कार्यकर्ताओं को एक कोड नेम दे दिया गया था ताकि उनकी पहचान उजागर नहीं हो सके। कार्यकर्ता जहां रहते थे उसको मूसक महल कहा जाता था। गुरुजी अक्सर अपना भेष बदलकर कार्यकर्ताओं से मिलते और उन तक संदेश पहुंचा दिया करते थे। गुरुजी कभी सेठ की तरह वस्त्र धारण करते तो कभी धोती और कोट के साथ पगड़ी पहन लेते। कई बार उन्होंने किसान का भी रूप धारण किया और चादर ओढ़कर आंदोलनकारियों के साथ आंदोलन में हिस्सा भी लिया। एक बार जयप्रकाश नारायण से जेल में मिलने के दौरान गुरुजी ने डॉक्टर का रूप भी धारण कर लिया था। हालांकि यह सिलसिला अधिक दिनों तक नहीं चला। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से भारत के ही कुछ लोगों को अपने में मिलाकर उनको आंदोलन में शामिल कर दिया। अंग्रेजों के इसी गुप्तचर ने गुरुजी की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। दुर्भाग्य से वह 18 अप्रैल 1943 का दिन था। गुरुजी मूसक महल पहुंचते हैं और अंग्रेजों के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। गुरुजी के साथ 14 अन्य कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने वाले में श्री भाऊ लिमाये और एनजी गोड़ा शामिल थे। इन लोगों को यरवदा जेल ले जाया गया। इन लोगों ने जेल में रहते हुए भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने की योजना बनाई। बाद में गुरुजी को नासिक जेल भेज दिया गया।
कहानी यही खत्म नहीं होती है। इतिहास के पन्नों में एक नाम और मिलता है। उस वीरांगना का नाम था अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन का अगुवा भी कहा जाता है। कहते हैं कि महात्मा गांधी से मिलने के लिए अरुणा आसिफ अली ने जो किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खबर आई कि अंग्रेजों ने माफी मांगने के लिए जयप्रकाश नारायण को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। खबर यह थी कि उनको यानी जयप्रकाश नारायण को मजबूर करने के लिए बर्फ की सिल्ली पर सुलाया जाता है। इस खबर से पूरा देश हिल गया। अरुणा आसिफ अली इससे बहुत आक्रोशित हो गई। वह सरकार के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई थी। उन दिनों अरुणा आसिफ अली देश में घूमकर युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही थी। वह भूमिगत रहकर यह सब कुछ कर रही थी। हालांकि उन्हीं दिनों उनका सेहत भी खराब होने लगा था। कहते हैं कि अरुणा कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए महात्मा गांधी से मिलना चाहती थी। उन दिनों अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को पुणे के एक पारसी अस्पताल के पिछवाड़े में बने एक झोपड़ी में शिफ्ट कर दिया था। अस्पताल में टीबी के रोगियों का इलाज होता था। टीबी छूत की बीमारी मानी जाती थी, लिहाजा यहां सामान्य लोगों की आवाजाही बहुत ही कम था। पुलिस वाले भी वहां कम ही रहते थे। इसी अवस्था का लाभ लेकर अरुणा वहां पहुंच गई। अरुणा ने एक पारसी महिला का भेष धारण करके गांधी जी से मिलने वहां पहुंच गई थी। शुरू में गांधी जी अरुणा को पहचान ही नहीं सके। बाद में गांधी जी अरुणा को पहचान गए और उनको आत्मसमर्पण की सलाह देने लगे। अरुणा को आत्मसमर्पण की सलाह देने लगे। इससे अरुणा बहुत आहत हुई। अंग्रेज अरुणा पर 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुणा कभी भी अंग्रेज पुलिस के हाथों नहीं आई, यानी कभी पकड़ी नहीं गई। एक और दिलचस्प वाकया यशवंतराव चौहान से जुड़ी है। जी हां, वही यशवंतराव चौहान जो आजाद भारत में महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने थे। कहा जाता है कि उन दिनों युवा यशवंतराव चौहान आजादी के आंदोलन में खूब सक्रिय हुआ करते थे। वर्ष 1942 में जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उन्हीं दिनों उनका विवाह हुआ था। विवाह के अभी 2 महीना पूरा भी नहीं हुआ था, युवा यशवंतराव चौहान भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गए। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आप एक बार फिर हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि यशवंतराव चौहान की पत्नी बेनूताई ने घोषणा की थी कि वह सिर्फ क्रांतिकारियों से ही विवाह करेगी। कहते हैं कि 2 जून 1942 को उनका विवाह यशवंतराव से हुआ और मात्र 2 महीना बाद ही पति गिरफ्तार हो गए। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? हुआ ये कि नवविवाहिता बेनूताई भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गई। हालांकि जल्दी ही उनको भी यानी बेनूताई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हो तो असम के कनकलता बरुआ को कैसे भुलाया जा सकता है? मात्र 16 साल की उम्र में असम की लड़की कनकलता बरुआ ने जो किया वह इतिहास में दर्ज है। कहते हैं कि मात्र 16 साल की उम्र में कनकलता भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गई। कनकलता ने असम के एक पुलिस स्टेशन के समीप तिरंगे को सलामी देने के लिए युवाओं को इकट्ठा कर लिया। पुलिस थाने के ठीक बाहर कनकलता ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी भाषण देना शुरू कर दिया। घबराए अंग्रेज पुलिस ने भीड़ पर फायर खोल दिया। गोली सीधे आकर कनकलता को लगी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली पहली महिला के रूप में कनकलता का नाम भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब आपको उषा मेहता की कहानी सुनाते हैं। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाती थी। कॉलेज में पढ़ने वाली उषा मेहता 1942 में मुंबई में एक रेडियो स्टेशन चलाती थी। उस रेडियो पर वह दूसरे विश्व युद्ध के समाचार और देश भर में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी खबरों का प्रसारण करती थी। कहते हैं कि अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए वह अपने रेडियो स्टेशन को हमेशा
एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया करती थी। दूसरी ओर पुलिस रेडियो के प्रसारण को हर हाल में बंद कराना चाहती थी। यहां भी एक देशद्रोही जो उषा मेहता का करीबी था, पुलिस को रेडियो स्टेशन का लोकेशन बता दिया और उषा मेहता रेडियो पर समाचार देने के दौरान ही अंग्रेजों की पकड़ में आ गई। दूसरी ओर काशीबाई जैसे वीरंगनाएं भी थी, जिसने प्रताड़ना के इम्तिहान को झेला पर अपना मुंह नहीं खोला। कहते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी ने उसके गुप्तांक में मिर्ची का पाउडर भर दिया। वह दर्द से कड़ा उठी, बावजूद इसके उन्होंने अपने किसी भी साथी का नाम पुलिस को नहीं बताया। सोचिए, देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने कैसे कैसे यातनाएं झेली, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। और आज हम कथित राजनीति की आड़ लेकर कैसे कैसे तुच्छ हरकत करते फिर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी बस इतनी सी नहीं है, बल्कि कहानी और भी है। मौका मिला तो इससे आगे की बात दूसरे एपिसोड में कभी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुधवार को दोपहर बाद 3 बजे खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।